दोपहर की चिलचिलाती धूप में दिल्ली की पुरानी गलियों में से एक चांदनी चौक के व्यस्त बाजार का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। यह सब तब शुरू हुआ जब 80 वर्षीय जलेबी और समोसे बेचने वाली दादी शांति पर एक अहंकारी पुलिस हवलदार ने जहर देने का झूठा आरोप लगाया। उसकी छोटी सी रेहड़ी ठेला को तोड़ गए आरकी पान से बाजारा थे दिया गया और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा गया। लेकिन किसे पता था कि उसका बेटा, भारतीय सेना का एक सम्मानित जनरल, ठीक उसी वक्त वहां पहुंच जाएगा और स्थिति एक पल में नाटकीय रूप से पलट जाएगी। चिलचिलाती धूप में एक रेहड़ी, वह दोपहर तपती हुई थी। सड़क पर वाहनों की आवाजाही तेज थी। राहगीरों के कदमों की आवाज हॉर्न की गूंज के साथ मिल रही थी। इसी चहल पहल वाली सड़क के किनारे दादी शांति की साधारण सी रेहड़ी ठेला लगी हुई थी। उनकी उम्र 80 साल थी, लेकिन वे अभी भी एक छोटी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर अपने सामान की निगरानी कर रही थी। लकड़ी की उस छोटी मेज पर गर्मा गर्म समोसों और ताजी जलेबियों से भरी थालियां सजी थीं, जो उनके अपने हाथों से तैयार की गई थी। ताजी मिठाइयों की भीनी भीनी खुशबू हवा में फैलकर राहगीरों को अपनी ओर खींच रही थी। दादी शांति बड़ी सावधानी से अपना सामान सजा रही थी। उनके हाथ झुर्रीदार थे, लेकिन उनकी हरकतें अभी भी तेज थीं। वह अच्छी तरह जानती थीं कि ये समोसे केवल खाने की चीज नहीं हैं, बल्कि हर दिन उनके जीवन का सहारा है। कुछ राहगीर थोड़ी देर के लिए रुकते थे, कुछ खरीदते थे, कुछ बस उस छोटे से ठेले को देखते थे। तेज गर्मी के बावजूद दादी शांति का चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था। उनके माथे से पसीना बह रहा था, फिर भी मुस्कान उनके चेहरे से कभी नहीं हटी। जब भी कोई ग्राहक आता, वह उसका स्वागत मधुर आवाज में करती थी। उनके मुंह से कभी कोई शिकायत नहीं निकलती थी, बस एक बूढ़ी विक्रेता की ईमानदारी, जो व्यस्त सड़क के कठोर माहौल में जीने की कोशिश कर रही थी। उनकी मुस्कान और विनम्रता ने बहुत से लोगों को रुककर खरीदारी करने के लिए प्रेरित किया। धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में उन्होंने अपने सामने खड़े एक युवक को समोसे लेने का न्योता दिया। दादी शांति ने एक समोसा उठाया और बड़े प्यार से कहा, बेटा, ये गर्मा गर्म है, खाकर देखो, तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। अहंकारी हवलदार का आगमन। तभी दूर से फुटपाथ पर भारी, कठोर कदमों की आवाज सुनाई दी। यह आवाज आम नागरिक के कदमों से अलग थी, अधिक तेज और दबाव भरी। चलते हुए लोग स्वतः ही पलटकर देखने लगे। कुछ लोगों ने तुरंत पहचान लिया कि कौन आ रहा है। दोपहर की कड़ी धूप के बीच एक लंबा चौड़ा पुलिस वाला दिखाई दिया, जिसका चेहरा कठोर था और आंखें गहरी, जो अस्थिर भावनाओं को दर्शा रही थी। यह शख्स था हवलदार सुरेश, एक पुलिसकर्मी जिसे इलाके के लोग लंबे समय से जानते थे। उसकी छवि खराब थी। कई लोग सड़क पर उसकी मनमानी का शिकार हो चुके थे। उसे देखते ही लोग अपनी बातचीत रोक देते थे, कुछ दूरी बना लेते थे और कुछ ध्यान न देने का नाटक करते थे, ताकि उसका ध्यान उन पर न पड़े। गली का माहौल जो पहले गुलजार था, धीरे धीरे शांत हो गया। सुरेश बिना मुस्कुराए आगे बढ़ा। उसके जूते की हर धमक माहौल में तनाव बढ़ा रही थी। उसकी नजर चारों ओर घूम रही थी, लेकिन उसका ध्यान सीधा दादी शांति की साधारण सी रेहड़ी पर जाकर टिका। बिना किसी भूमिका के वह ठीक ठेले के सामने आकर रुक गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था और उसके हाव भाव बता रहे थे कि वह सामान्य ग्राहक के रूप में नहीं आया है। तेज और रूखी आवाज में सुरेश ने मुंह खोला। उसका लहजा सपाट था, लेकिन एक ऐसे आदेश की तरह तीखा था जिसे टाला नहीं जा सकता। उसने सीधे उस बूढ़ी औरत की ओर देखा, जो छोटी कुर्सी पर बैठी अपने सामान की निगरानी कर रही थी। एक समोसा, सुरेश ने संक्षिप्त में कहा। यह सुनकर वहां खड़े लोग अपनी सांसें रोक लिए, क्योंकि वे जानते थे कि यह घटना सामान्य नहीं रहने वाली है। आरोप और दुर्व्यवहार। बिना ज्यादा कुछ बोले सुरेश ने तुरंत मेज पर सजी थाली से एक समोसा उठा लिया। उसकी हरकतें तेज थीं। इंडोन खिन, एंडोंग, एंडोंग, सामान्य ग्राहकों की तरह नहीं, जो विनम्रता से सेवा का इंतजार करते हैं। कुछ राहगीर अपनी चाल धीमी कर रहे थे, मानो वे देखना चाहते हों कि आगे क्या होगा। सुरेश ने समोसे में एक जोरदार बाइट ली। उसके चबाने की आवाज जानबूझकर इतनी तेज निकाली गई कि सबका ध्यान जाए। उसकी नजरें सिर्फ उसके हाथ के समोसे पर नहीं थीं, बल्कि दादी शांति को देखकर धीमे पड़ रहे उस छोटे से जमघट पर भी थी। उसकी आंखों में एक तीखा भाव था, जैसे वह किसी को भी चुनौती दे रहा हो जो उसे टोकने की हिम्मत करे। हर बाइट अजीब और अनावश्यक लग रही थी, मानो वह अपने गुस्से को भड़काने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहा हो। उसकी जबड़ा कस गया था।
उसके होंठों की गति जानबूझकर नाखुशी दिखा रही थी। लोग फुसफुसाने लगे। कुछ लोगों ने मोबाइल फोन निकाले, यह समझते हुए कि स्थिति गंभीर हो सकती है। इस तनाव के बीच दादी शांति अपनी कुर्सी पर शांत बैठी रहीं। उनके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उन्होंने अपनी कोमल आवाज में माहौल को सामान्य बनाए रखने की कोशिश की। दादी शांति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उम्मीद है इसका स्वाद आपको पसंद आएगा साहब। 2 बाइट्स गुजर गईं और अचानक सुरेश ने चबाना बंद कर दिया। उसका जबड़ा कस गया, चेहरा सख्त हो गया, माथे की झुर्रियां गहरी हो गईं, जो बढ़ते गुस्से का संकेत था। बिना किसी झिझक के उसने जोरदार आवाज में जमीन पर थूका। उसके इस अशिष्ट व्यवहार से आसपास के लोग चौंक गए। सुरेश के चेहरे पर घृणा का भाव साफ झलक रहा था। उसने अपने हाथ में बचे हुए समोसे को इस तरह देखा जैसे वह कोई जहरीली चीज हो। उसकी हरकतें जानबूझकर नाटकीय थीं ताकि हर कोई देख सके। सड़क पर चल रहे लोग अपनी चाल धीमी करने लगे। कुछ तो पूरी तरह रुक गए। उनकी निगाहें दादी शांति के छोटे से ठेले पर टिक गईं। माहौल अचानक बदल गया। व्यस्त सड़क अब लोगों की फुसफुसाहट से भर गई थी। कुछ लोग तुरंत अपने फोन निकालने लगे। फोन खान्स फॉर मास। उन्हें लग रहा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। दादी शांति अपनी कुर्सी पर शांत बैठी थी और सुरेश को देख रही थी। हालांकि उसका व्यवहार स्पष्ट रूप से असामान्य था। एक गर्जन भरी आवाज में सुरेश अचानक जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज फुटपाथ पर गूंज उठी, जिससे लोग आश्चर्यचकित हो गए। यह क्या है? बासी खाना? क्या तुम मुझे जहर देना चाहती हो? सुरेश चिल्लाया। उसके गुस्से का स्वर बहुत तेज था, जो एक बड़ी मुसीबत की शुरुआत का संकेत था। जो राहगीर सिर्फ गुजर रहे थे, वे भी रुक गए। उनकी नजरें सुरेश और सड़क के किनारे खड़े ठेले पर टिकी थीं। कुछ लोग हैरान थे, जबकि कुछ चिंता व्यक्त कर रहे थे। दादी शांति को उस इलाके में लंबे समय से एक ईमानदार विक्रेता के रूप में जाना जाता था, इसलिए सुरेश का आरोप बहुतों को गलत लग रहा था। कुछ लोग चुपके से अपने फोन निकालने लगे। कैमरे चालू हो गए, हर हरकत और आवाज को रिकॉर्ड करने लगे। वे जानते थे कि यह घटना सबूत बन सकती है, या अगर स्थिति और बिगड़ती है तो तेजी से फैल सकती है। हर पल तनावपूर्ण था। सब यह देखने का इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होगा। शांत होकर दादी शांति अपनी कुर्सी पर बैठी रही। हालांकि तनाव के कारण उनके बूढ़े हाथ थोड़े कांप रहे थे, उनकी निगाहें स्थिर थीं। उनका झुर्रियों भरा चेहरा जीवन की कठोरता का सामना करने की उनकी दृढ़ता को दिखा रहा था। वह जानती थीं कि गुस्सा करना या लड़ना उनका तरीका नहीं है। उनके पास केवल दृढ़ता और सच्चाई पर विश्वास था। देखने वाले नागरिक एक पल के लिए चुप हो गए। वे दादी शांति की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि सुरेश उन पर और दबाव नहीं डालेगा। कुछ लोग जो रिकॉर्ड कर रहे थे, अपने फोन को और पास ले आए। उनके मुंह से निकलने वाले हर शब्द को रिकॉर्ड करना चाहते थे। माहौल तनावपूर्ण था, जैसे सब अपनी सांसें रोककर जवाब का इंतजार कर रहे हों। धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में दादी शांति ने बोलना शुरू किया। हालांकि उनकी आवाज कोमल थी, उनके शब्द दृढ़ थे। हर शब्द आत्मविश्वास के साथ निकला, लोगों को याद दिलाते हुए कि वह कोई मामूली विक्रेता नहीं है, बल्कि एक ईमानदार व्यक्ति है। वह जानती थीं कि समोसे कब और कैसे बनाए गए थे, इसलिए सुरेश का आरोप बेतुका था। दादी शांति ने सुरेश की ओर सीधे देखते हुए कहा, साहब, यह मुमकिन नहीं है। समोसे मैंने आज सुबह ही बनाए हैं, ये ताजे हैं। आप खुद खुशबू सूंघ कर देखिए। इन सीधे शब्दों ने सुरेश को और भड़का दिया। उसका चेहरा लाल हो गया। आमेन डॉन, सीन डॉन, आमेन। और उसकी गर्दन की नसें स्पष्ट रूप से उभर आईं। उसकी हरकतें अनियंत्रित होने लगीं। उसकी आंखें ऐसे चौड़ी हो गईं जैसे वह सामने वाले को निगल जाएगा। तनाव इतना बढ़ गया कि कुछ लोग ठेले से एक कदम पीछे हट गए। सुरेश की नजरें दादी शांति पर अब ग्राहक की नहीं, बल्कि दुश्मन की तरह थीं। वह थोड़ा झुका, पास आया और एक आक्रामक रुख अपनाया, जिसने माहौल को और गर्म कर दिया। भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। एक जोरदार आवाज में सुरेश ने भीड़ के बीच चिल्लाकर कहा, झूठ मत बोलो। क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? अगर मैं मर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? उसकी आवाज गुस्से से भरी थी। ठेले का विनाश और थप्पड़। क्रोध में सुरेश ने अपनी हथेली से लकड़ी की मेज पर जोर से मारा। तेज थप्पड़ की आवाज दोपहर की गर्मी को चीरती हुई सुनाई दी। लकड़ी के हिलने से आसपास के लोग चौंक गए।
कुछ ने आश्चर्य से अपने मुंह बंद कर लिए। थाली में सजे समोसे जोर से हिल गए, कुछ लगभग गिर गए, कुछ खिसक कर उनका मसाला हवा में उड़ने लगा। इस कार्रवाई ने तनाव बढ़ा दिया, यह दिखाते हुए कि सुरेश कैसे बर्बर तरीके से अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। देखने वाले अपनी हैरानी छिपा नहीं पाए। कुछ फुसफुसाए, जबकि कुछ और आगे के प्रकोप से बचने के लिए एक कदम पीछे हट गए। फिर भी कई लोग डटे रहे, अपने मोबाइल कैमरे से इस दृश्य को रिकॉर्ड करते रहे। माहौल, जो केवल तनावपूर्ण था, अब उबल रहा था। हर कोई दो विपरीत लोगों के बीच धधकते गुस्से को महसूस कर सकता था। एक बूढ़ी औरत जो अपनी कमजोर काया के साथ शांति से बैठी थी, और एक अहंकारी पुलिस वाला जो सबके सामने और हिंसक होता जा रहा था। इतने से संतुष्ट न होकर सुरेश एक कदम पीछे हटा, फिर जोरदार किक मारकर ठेले की ओर लपका। इस टक्कर से छोटी, नाजुक लकड़ी की मेज जोरदार धमाके के साथ किनारे पर गिर गई। धमाका भीड़ के बीच गूंज उठा, जो एक ऐसे अधिकारी के क्रोध का स्पष्ट प्रमाण था जिसने अपना आपा खो दिया था। समोसों से भरी थालियां हवा में उछल गईं। कुछ तपती डामर पर गिरे, कुछ सड़क के किनारे जा लुढ़के। दादी शांति के हाथ से बने समोसे सड़क की धूल और वाहन की गंदगी में मिल गए, पूरी तरह बिखर गए। इस दृश्य को देखकर कई लोग अपनी चीख नहीं रोक पाए। आसपास के लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कुछ लोग अगले हमले के डर से पीछे हट गए। वहीं कुछ और आगे बढ़े और अपने फोन कैमरों को घटना के हर पल को रिकॉर्ड करने के लिए करीब लाए। तनाव एक साथ दहशत और जिज्ञासा में बदल गया। इस उथल पुथल के बीच भीड़ में से किसी ने जोर से चिल्लाया, हे भगवान, दादी शांति। उस आवाज ने सबका ध्यान बूढ़ी औरत की ओर खींच दिया, जिसका सामान सबके सामने नष्ट हो चुका था। अपना सामान नष्ट होने के बावजूद दादी शांति अपनी कुर्सी पर बैठी रही। उनका बूढ़ा शरीर ज्यादा नहीं हिला, सिर्फ उनके झुर्रीदार हाथ ही अपने घुटनों को थामे हुए थोड़े कांप रहे थे। उनके सामने गिरा हुआ ठेला उन्हें अपनी शांति खोने का कारण नहीं बना। जो लोग उन्हें देख रहे थे, वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि उन्होंने इस दुर्व्यवहार का सामना चुपचाप करना चुना। उनके चेहरे पर न तो घबराहट थी और न ही डर। उनकी आंखों में बस एक अटूट दृढ़ता थी, एक संकेत कि वह जीवन की मुश्किलों से पार पाना जानती हैं। सामग्री का नुकसान और टूटे हुए समोसे उनकी आत्मा को नहीं तोड़ सकते थे। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जाना कि इस वक्त उनकी दृढ़ता की परीक्षा सबके सामने हो रही है। कुछ लोग इस व्यवहार को देखकर दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक बूढ़ी औरत ऐसी अटूट बहादुरी दिखा सकती है। यह सुरेश के बढ़ते गुस्से के बिल्कुल विपरीत था, लेकिन उसके सामने बैठी छोटी सी आकृति शांति से बैठी थी, मानो किसी भी हिंसा से हिलने वाली ना हो। धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में दादी शांति ने आखिरकार कहा, समोसे टूट सकते हैं, लेकिन मैं नहीं हिलूंगी। उनके सरल शब्दों ने कुछ नागरिकों को चुप करा दिया। यह बात देखने वालों को तमाचा मारने जैसी थी कि एक कमजोर शरीर के पीछे भी एक दृढ़ आत्मा होती है, जो आत्मसम्मान की रक्षा करती है। सुरेश का गुस्सा अब बेकाबू हो गया था। ठेला तोड़कर और सामान बिखेरकर वह अब दादी शांति की छोटी कुर्सी के पास आ गया। उसकी निगाहें भटकी हुई थीं, उसकी सांसें तेज थीं और उसके हाथ एक और हिंसा करने के लिए तैयार थे। देखते ही देखते नागरिकों में दहशत फैल गई, लेकिन किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। एक क्रूर हरकत में सुरेश ने अपना हाथ घुमाया। दादी शांति के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। थप्पड़ की आवाज दोपहर की तपती हवा को छीरती हुई स्पष्ट रूप से सुनाई दी। बूढ़ी औरत का शरीर लड़खड़ाया, वह अपनी कुर्सी से लगभग गिर गई। इस दृश्य ने कई लोगों को स्तब्ध कर दिया। कुछ ने आश्चर्य से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। सड़क पर नागरिकों की चीखें गूंज उठी। हे राम, हे भगवान की आवाजें दहशत से भरी हुई थीं। कुछ लोग जो फोन से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उनके हाथ कांपने लगे, लेकिन वे रिकॉर्डिंग बंद नहीं कर रहे थे। उन्हें पता था कि वे इस क्रूरता का सीधा प्रमाण दर्ज कर रहे हैं। थप्पड़ के निशान से दादी शांति का चेहरा लाल हो गया था, फिर भी उन्होंने अपनी कुर्सी पर डटे रहने की कोशिश की। हालांकि उनका शरीर अस्थिर था, एचएनडीपीएमएनडी अस्थिर। उनकी आंखें आंसू के बिना सामने देख रही थीं। यह दृढ़ता चीखों के बीच एक क्षण के लिए चुप्पी ला दी। इस घटना ने सबको यह महसूस करा दिया कि सुरेश का यह काम कितनी अमानवीय था, एक असहाय बूढ़ी औरत के प्रति। जनरल अजीत सिंह का हस्तक्षेप। अचानक भीड़ में हलचल हुई। सड़क की दिशा से एक भव्य व्यक्ति गुस्से से भरा हुआ तेजी से आगे बढ़ा। उसका कद लंबा और उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली था।
उसकी आंखें तेज थीं और उसकी जबड़ा गुस्सा दबाए हुए कस गया था। वह दादी शांति का बेटा था, जो सुबह से ही अपनी मां को कंपनी देने का इरादा रखता था, लेकिन इस तमाशे के फूटने के बाद ही मौके पर पहुंचा। वह कोई साधारण बेटा नहीं था। वह भारतीय सेना का एक सम्मानित जनरल था। आसपास के नागरिक तुरंत उसे पहचान गए। कुछ ने फुसफुसाते हुए उसका नाम लिया। उसकी उपस्थिति ने तुरंत माहौल बदल दिया। जिस भीड़ में पहले चीख पुकार थी, अब उसमें आशा का संचार हुआ कि सुरेश की मनमानी को अंततः सजा मिलेगी। जनरल के कदम दृढ़ थे। उसे नागरिकों की नजर या मोबाइल कैमरों की परवाह नहीं थी। उसकी निगाहें सिर्फ एक व्यक्ति पर टिकी थीं, हवलदार सुरेश, जिसने अभी अभी उसकी मां पर हाथ उठाने की हिम्मत की थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी कनपट्टी की नसें उभर आई थी, जो दर्शाता था कि उसका गुस्सा चरम पर पहुंच चुका है। भीड़ को चीरती हुई एक जोरदार आवाज में वह चिल्लाया, बस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां को छूने की? उसकी आवाज दृढ़ और गूंजदार थी, जिसने देखने वाले नागरिकों को तुरंत चुप करा दिया। सुरेश अचानक स्थिर हो गया, उस अधिकार और आत्मविश्वास से डर गया जो उसके सामने खड़ा था। जनरल बिना सोचे समझे तेजी से आगे बढ़े। उनका चेहरा गुस्से से भरा था। उनकी आंखें सुरेश को घूर रही थीं, जो अभी भी टूटे हुए ठेले के सामने अकड़कर खड़ा था। पल भर में उनका हाथ उठा और सुरेश के चेहरे पर तेजी से लपका। वह प्रहार एक प्रशिक्षित सैनिक का था, सीधा, जोरदार और पूरी ताकत से भरा हुआ। तेज थप्पड़ की आवाज साफ सुनाई दी, जिससे नागरिक सहम गए। सुरेश का शरीर लड़खड़ाया। वह संतुलन खो बैठा। जो नागरिक अपनी भावनाएं दबाए हुए थे, वे अब खुशी से चिल्लाने लगे। कुछ जोर से चिल्लाए, यह देखकर संतुष्ट थे कि अहंकारी अधिकारी को उसका बदला मिल गया है। सुरेश ने अपने लाल हुए चेहरे को छुआ। उसकी सांसें फूल रही थीं। उसकी आंखें आश्चर्य से फैली हुई थीं। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसे सबके सामने इतनी जोर से मारा गया है। लेकिन जनरल नहीं रुके। वह अपनी मां की रक्षा के लिए सीधा खड़ा रहा, जो टूटे चेहरे के साथ छोटी कुर्सी पर बैठी थी। भारी आवाज में उन्होंने अपने दांत भींचते हुए गरज कर कहा, यह तुम्हारे अहंकार का बदला है। उनका दृढ़ वाक्य भीड़ में गूंज उठा, जो एक कड़ी चेतावनी थी कि कोई भी किसी मां को इतनी आसानी से चोट नहीं पहुंचा सकता, खासकर उसके बेटे के सामने। मां की दृढ़ता। नागरिकों की चीखें फुटपाथ पर गूंज उठी। जो लोग सिर्फ दर्शक थे, वे अब अपनी दबी हुई भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे। कुछ हवलदार सुरेश के अहंकार के खिलाफ अपनी निराशा व्यक्त करते हुए चिल्लाकर प्रोत्साहन दे रहे थे। कुछ अन्य लोग अपने फोन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, इस प्रतिशोध के हर पल को रिकॉर्ड कर रहे थे। सुरेश, जो लड़खड़ाया था, उठने की कोशिश की। उसने हाथ उठाया, लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी हरकतें धीमी और अनियंत्रित थीं। जनरल, जो प्रशिक्षित थे, कहीं ज्यादा तेज थे। उनके हर वार सुरेश के चेहरे और शरीर पर पड़ रहे थे। थप्पड़ों की आवाजें बार बार गूंज उठी, जिससे अहंकारी पुलिस वाला और लड़खड़ा गया। देखने वाले नागरिक और जोर से चिल्लाने लगे। चीखें माहौल को और गर्म कर रही थी। कुछ हाथ उठा रहे थे, कुछ हंस रहे थे, यह देखकर कि सुरेश का अहंकार सबके सामने टूट गया है। जो स्थिति पहले तनावपूर्ण थी, अब एक सामूहिक प्रतिशोध में बदल गई थी, जहां लोगों ने सड़क पर न्याय होते हुए देखा। भीड़ के बीच से एक नागरिक ने जोर से चिल्लाया, और मारो, साहब, उसे माफ मत करना। उनकी बात को अन्य लोगों ने भी समर्थन दिया, जबकि सुरेश जोरदार मार के सामने और ज्यादा असहाय होता जा रहा था। इस गर्म माहौल के बीच बूढ़ी मां अपनी कुर्सी पर शांत बैठी रही। दादी शांति अपनी आंखें नम किए हुए अपने बेटे को देख रही थी, जो अपना गुस्सा निकाल रहा था। उनके झुर्रियों वाले हाथ थोड़े ऊपर उठे, मानो वे अपने बेटे को इन थप्पड़ों को रोकने की कोशिश कर रही हों। देखने वाले नागरिकों ने अपनी सांसें रोक लीं कि अब दादी क्या कहेंगी। दादी शांति की आंखों में दृढ़ता थी। वह जानती थीं कि उनका बेटा प्यार के कारण उन्हें बचाने के लिए ऐसा कर रहा था। लेकिन वह यह भी जानती थीं कि हिंसा का बदला हिंसा से लेने से केवल और घाव लगेंगे। वहां मौजूद हर कोई एक मां की दृढ़ता को महसूस कर सकता था, जो कमजोर होने के बावजूद माहौल पर नियंत्रण रख रही थी। धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में दादी शांति ने आखिरकार बोलना शुरू किया। उनके शब्द सरल थे, लेकिन भीड़ के शोर को चीरते हुए निकल गए। बेटा, बस करो। ऐसे आदमी के लिए अपने हाथ गंदे मत करो। हमारा सामान टूट सकता है, लेकिन हमारा आत्मसम्मान नहीं गिरना चाहिए, उन्होंने कहा। इन शब्दों ने जनरल को रोक दिया। उनके मुट्ठी बंधे हाथ धीरे धीरे नीचे आ गए।
भीड़ अचानक शांत हो गई। जो माहौल पहले जयकार से भरा था, वह अचानक खामोश हो गया। दादी शांति के शब्द सबके कानों में गूंज उठे, जो एक बूढ़ी मां के सम्मान और दृढ़ता का सच्चा सबक दे गए। कई लोग नीचे झुक गए, कुछ भावुक हो गए, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने अभी अभी शारीरिक लड़ाई से कहीं ज्यादा बड़ी बहादुरी देखी है। न्याय और सार्वजनिक माफी। सड़क के किनारे हुआ यह झगड़ा वहीं नहीं रुका। घंटों के भीतर नागरिकों द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गए। सुरेश द्वारा ठेले को तोड़ने, दादी शांति को थप्पड़ मारने और फिर जनरल द्वारा पीटे जाने के अंश विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर वायरल हो गए। हवलदार सुरेश का नाम तुरंत सार्वजनिक अपमान का विषय बन गया। एक अहंकारी पुलिसकर्मी के रूप में उसकी पहचान ने नेटिजन्स को बेहद गुस्सा दिलाया। आम जनता से लेकर सार्वजनिक हस्तियों तक हर तरफ से आलोचना हुई। कई लोगों ने मांग की कि सुरेश को तुरंत उसके पद से हटा दिया जाए और उस पर न्यायपूर्वक मुकदमा चलाया जाए। दादी शांति के लिए न्याय की मांग करने वाले हैशटैग गूंज उठे। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर दादी शांति और सस्पेंड सुरेश जैसे नारे ट्रेंड करने लगे। जनता के गुस्से की लहर लगातार बढ़ती रही, जिसने पुलिस विभाग को कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया। यह घटना, जो एक छोटे से फुटपाथ पर शुरू हुई थी, अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गई थी। घटनास्थल पर मौजूद एक नागरिक ने अपने फोन कैमरे के सामने जोर से बात की। बेचारी दादी शांति, वह तो बस ईमानदारी से बेच रही थी। ऐसे पुलिसकर्मी अपनी वर्दी को शर्मसार करते हैं, उन्होंने जोर से कहा। उनके शब्द कई लोगों की भावनाओं को दर्शाते थे, जिन्होंने यह अन्याय देखा था और पुलिस अधिकारियों पर नैतिक दबाव बढ़ा रहे थे। झगड़े के कुछ घंटों बाद पुलिस मुख्यालय द्वारा तेजी से कार्रवाई की गई। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोषी अधिकारी को तुरंत हिरासत में लिया जाए। सड़क के किनारे मौजूद नागरिकों ने वर्दीधारी अधिकारियों के एक समूह को आधिकारिक वाहनों के साथ आते देखा। माहौल फिर से गर्म हो गया। इस बार सुरेश के हमले के कारण नहीं, बल्कि उसे ले जाने के लिए। सुरेश, जो अभी भी बुरी तरह से घायल था, ज्यादा कुछ नहीं कर सका। उसका चेहरा सूजा हुआ था, उसकी वर्दी अस्त व्यस्त थी और उसकी आंखों में सदमा था। वरिष्ठ अधिकारियों ने कोई बहाना या बचाव नहीं सुना। बिना किसी बहस के उसे हथकड़ी लगाई गई और एक आधिकारिक कार में ले जाया गया। देखने वाले नागरिकों में से कुछ ने राहत की सांस ली, जबकि कुछ अन्य लोग यह सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्ड करते रहे कि कानूनी प्रक्रिया सचमुच आगे बढ़ रही है। पुलिस स्टेशन जाते समय सुरेश की गिरफ्तारी की खबर पहले ही फैल चुकी थी। मीडिया ने उसकी हिरासत में ली गई तस्वीरें और वीडियो को विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर प्रसारित करना शुरू कर दिया। सार्वजनिक दबाव इतना बढ़ गया कि पुलिस विभाग को तेजी से कार्रवाई करनी पड़ी ताकि वे अपराधी को बचाने का आरोप न झेलें। जांच के नतीजे कुछ ही दिनों में सामने आ गए। नागरिकों के वीडियो सबूत, घटनास्थल पर मौजूद गवाहों के बयान और दादी शांति की चोटों ने इस बात की पुष्टि की कि सुरेश दोषी था। इस क्रूर व्यवहार को छिपाने या बचाने का कोई बहाना नहीं बचा था। सब कुछ स्पष्ट था और जनता न्याय का इंतजार कर रही थी। अंततः एक कड़ा फैसला लिया गया। सुरेश को नागरिकों के प्रति अहंकार और हिंसा का दोषी ठहराया गया। उसे आधिकारिक तौर पर पुलिस सेवा से बर्खास्त डिसमिस्ड कर दिया गया। वह वर्दी, जिस पर उसे कभी गर्व था, अब अपमान का प्रतीक बन गई, क्योंकि उसने छोटे लोगों को दबाने के लिए उसका दुरुपयोग किया था। आपराधिक कानूनी कार्यवाही भी शुरू की गई, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसे अदालत में और गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। पुलिस विभाग के भीतर यह खबर एक गंभीर चर्चा का विषय बन गई। कई सदस्यों ने नाराजगी व्यक्त की कि एक ही अधिकारी ने पूरे विभाग का नाम खराब कर दिया। वरिष्ठ अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि इस मामले को एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा ताकि भविष्य में कोई भी पुलिसकर्मी जनता के साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत न करे। सार्वजनिक दबाव एक मजबूत कारण था कि यह निर्णय इतनी तेजी से लिया गया। एक जांच अधिकारी ने मीडिया के सामने एक कड़ा बयान दिया। यह कार्रवाई विभाग को कलंकित करती है। पुलिस बल में ऐसे अधिकारियों के लिए कोई जगह नहीं है। उनके शब्दों ने सुरेश के लौटने के सभी दरवाजे बंद कर दिए। साथ ही जनता को यह सुनिश्चित किया कि अधिकारी पुलिस की शपथ के साथ विश्वासघात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ दिनों बाद स्थानीय पुलिस उपायुक्त डीसीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। कमरे में मीडिया, टीवी कैमरे और पत्रकारों के फोन भरे हुए थे, जो मंच की ओर इशारा कर रहे थे, जहां डीसीपी खड़े थे।
उनका चेहरा गंभीर था, जो विभाग द्वारा झेले जा रहे भारी दबाव को दर्शाता था। हर आंख उन पर टिकी थी। एमएन बोर्डिंग डव उनके आधिकारिक रुख का इंतजार कर रही थी। तनावपूर्ण माहौल में डीसीपी ने अपना आधिकारिक बयान शुरू किया। एक दृढ़ फिर भी खेदजनक लहजे में उन्होंने दादी शांति, उनके परिवार और आम जनता से खुले तौर पर माफी मांगी। वह जानते थे कि जनता पारदर्शिता की मांग कर रही है और वह कोई आधा अधूरा जवाब नहीं दे सकते थे। उनके शब्दों ने जोर दिया कि सुरेश की गलती किसी भी रूप में न्यायसंगत नहीं ठहराई जा सकती। उन्होंने यह भी जोर दिया कि यह कृत्य पूरी तरह से व्यक्तिगत था, न कि पुलिस विभाग का प्रतिबिंब। उन्होंने सख्ती से कहा कि भविष्य में अपने सदस्यों की निगरानी को कड़ा किया जाएगा ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। डीसीपी ने कहा, विभाग की ओर से हम माफी मांगते हैं। सुरेश का कृत्य पूरी तरह से व्यक्तिगत था और पुलिस के रवैये को नहीं दर्शाता। हम वादा करते हैं कि इस मामले की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। यह बयान मीडिया की हेडलाइन बन गया और जनता के गुस्से को शांत करने की दिशा में पहला कदम था। स्थानीय डीसीपी की सफाई से कुछ नागरिकों को थोड़ी राहत मिली। कम से कम पुलिस विभाग ने खुला रुख दिखाया और मामले को छिपाने की कोशिश नहीं की। हालांकि जनता की ओर से मांग अभी भी जोरदार थी। कई लोग चाहते थे कि क्षेत्र में अधिकारियों की निगरानी सख्त की जाए ताकि सुरेश जैसे कोई और छोटा अधिकारी छोटे लोगों के साथ मनमानी न कर सके। मीडिया कवरेज और सार्वजनिक टिप्पणियों की हलचल के बीच दादी शांति उसी शांति के साथ सामने आई जिसके साथ उन्होंने सड़क पर सुरेश का सामना किया था। वह अपनी छोटी कुर्सी पर सादे कपड़े पहने बैठी थी। उनका वृद्ध चेहरा थप्पड़ के निशान दिखा रहा था। उनके बगल में उनका बेटा जनरल उनका हाथ कसकर पकड़े हुए था, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी मां को पता चले कि वह इस परीक्षा का सामना अकेले नहीं कर रही हैं। जो नागरिक उन्हें देख रहे थे, वे सम्मान व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाए। यह बूढ़ी औरत, भले ही उसका ठेला टूट गया हो और उसे दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा हो, ने अपने सम्मान को बनाए रखा। उन्होंने गुस्से से बदला नहीं लिया, बल्कि दृढ़ता से काम लिया, जो एक मिसाल बन गया। जब सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गईं, तो सच्चाई उनके पक्ष में आई, हालांकि उस बिंदु तक का रास्ता कड़वा था। अपनी धीमी आवाज में दादी शांति ने अपने बेटे और कुछ वफादार नागरिकों के सामने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, भगवान का शुक्र है, सच्चाई अभी भी जिंदा है। यह सरल वाक्य माहौल को भावुक कर गया। सुनने वाले हर किसी को यह महसूस हुआ कि वे इस बात के साक्षी बने हैं कि न्याय कभी खामोश नहीं होना चाहिए और एक बूढ़ी औरत की बहादुरी एक अधिकारी के अहंकार को भी हिला सकती है।